अस्सलामुअलैकुम। पब्लिक न्यूज रूम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। सबसे पहले आज प्रोग्राम में बात करते हैं मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात की जो तय हो गई है। मौलाना फजलुर रहमान रात 8:30 बजे आसिफ अली जरदारी को मिलने उनके घर जाएंगे। नवाज शरीफ से मुलाकात से मुताल्लिक आगाह करेंगे और जरा ये बताते हैं कि सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी के दरमियान मुलाकात जरदारी हाउस में होगी, जिसमें हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने से मुताल्लिक मुशावरत होगी। फजलुर रहमान अपनी नवाज शरीफ से मुलाकात की तफसीलात से आसिफ अली जरदारी को आगाह करेंगे। फौजी अदालतों के क़याम और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुताल्लिक उमूर पर भी गौर होगा। और गुज़श्ता रोज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से जो मुलाकात हुई थी, JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जाती उमरा में वो मुलाकात करने पहुंचे थे और नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक तो उन्होंने दरियाफ्त किया था, ताहम सियासी मामलात पर भी गुफ्तगू हुई थी। नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को अपने इलाज से मुतालिक भी आगाह किया था और मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल, नैब केसेस समेत दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया था। इस मुलाकात में हुकूमत मुखालिफ तहरीक के इब्तदाई खद्दो खाल पर भी बातचीत हुई थी। अब आज मुलाकात होगी आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की जरदारी हाउस में, जिसमें मौलाना यकीनी तौर पर यह कोशिश करेंगे कि ऑपोजिशन का एक इत्तेहाद बन जाए हुकूमत के खिलाफ। इससे पहले भी वो कई कोशिशें कर चुके लेकिन नाकाम रहे। इस दफा वो कोशिश करेंगे कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात हो जाए ताकि ये दोनों बड़ी पार्टियां मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कुछ टफ टाइम दे सकें। और आज जो मुलाकात होने जा रही है उसके बाद यह पता चलेगा कि आसिफ अली जरदारी जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं इलेक्शन से पहले और ये कहते रहे हैं कि अगर इस बार हमने माफ कर दिया नवाज शरीफ को तो खुदा भी हमें माफ नहीं करेगा। तो देखते हैं कि खुदा तो माफ शायद ना करे नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी को, लेकिन क्या आसिफ अली जरदारी अब माफ कर देंगे नवाज शरीफ साहब को मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद? और क्या उन्हें मना लेंगे कि इकट्ठे मिलकर हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चलाई जाए? और अगर कोई तहरीक चलाई जाए तो वो किस हद तक कामयाब होगी, उस तहरीक के खद्दो खाल क्या होंगे? इस पर आज बातचीत की जाएगी। जरदारी हाउस में मुलाकात है 8 बजे आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की। मौलाना फजलुर रहमान जो बहुत सालों के बाद इस दफा पहली मर्तबा पार्लिमानी सियासत से आउट हो चुके हैं, वो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराया जाए, उनको ज्यादा से ज्यादा टफ टाइम दिया जाए। तो आसिफ अली जरदारी से मुलाकात होगी। अब यहां पर देखना यह होगा कि बिलावल भुट्टो कुछ रोज पहले जिन्होंने जेल जाकर नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की थी, वो भी इंतहाई सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। जियाउल हक का बेटा कहते रहे नवाज शरीफ साहब को। लेकिन अब मुलाकात करने के बाद जब केसेस खुले बिलावल जरदारी और आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के खिलाफ, तो बिलावल भुट्टो मुलाकात के बाद यह कहने पर मजबूर हो गए थे कि नवाज शरीफ अब नजरियाती हो गए हैं। इससे पहले आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ साहब को यह कहते रहे कि वो धरती का नासूर हैं और इन्होंने मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया, और अगर हमने इस दफा माफ कर दिया इस शख्स को नाम भी नहीं लिया और ये कहा था कि इस शख्स को अगर हमने माफ कर दिया तो खुदा भी हमें माफ नहीं करेगा। अब देखना यह होगा कि आसिफ अली जरदारी की अपनी स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ भी केसेस खुल चुके हैं, नैब भी इंक्वायरी कर रही है, बैंकिंग कोर्ट में भी केस है, सुप्रीम कोर्ट में भी यह केस पहले रहा जिसके बाद यह नैब को ट्रांसफर हुआ। अब आसिफ अली जरदारी हुकूमती इदारों के खिलाफ भी खुलकर बोलना शुरू हो गए हैं, जो पहले नवाज शरीफ साहब की स्ट्रैटेजी भी हुआ करती थी। लेकिन नवाज शरीफ साहब को हम कुछ अरसे से देख रहे हैं कि वो हुकूमती इदारों के खिलाफ खुलकर नहीं बोल रहे हैं आजकल। मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने जो बयानिया अपनाया था जब नवाज शरीफ साहब की नाअहली हुई थी, वो बयानिया अब हमें नजर नहीं आता है। इस सारे मामले पर बात करते हैं। हसन अस्करी रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हसन अस्करी रिजवी साहब आपके वक्त का। क्या समझते हैं सर आप, जरदारी साहब और मौलाना साहब की आज मुलाकात है, मौलाना कल नवाज शरीफ साहब से मिले थे, कामयाब हो जाएंगे इन दो अपोजिशन की बड़ी पार्टीज को हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद बनाने पर? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान की कोशिश तो बड़े अरसे से यही है कि ये तीनों पार्टियां, यानी उनकी अपनी पार्टी और दोनों ये अपोजिशन की बड़ी पार्टी इकट्ठी होकर कोई ऐसा कौमी एहतजाज शुरू करें जिससे कि गवर्नमेंट जो है फेडरल गवर्नमेंट कोलैप्स करे। वो उनकी ख्वाहिश है, लेकिन फिलहाल इसके इम्कानात नजर नहीं आते। हो सकता है कि PMLN की ख्वाहिश हो कि ऐसा हो जाए, PPP वालों की भी यही ख्वाहिश हो, लेकिन इस वक्त बुनियादी सवाल ये है कि क्या दोनों पार्टीज की ये स्ट्रेटेजी है कि इनके साथ मिलके हुकूमत गिराई जाए। फिर उसके बाद एक बुनियादी सवाल जो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो ये है कि अगर फर्ज कीजिए कि किसी तरीके से कोई बड़ा एजिटेशन हो जाता है और ये हुकूमत कोलैप्स करती है, तो सवाल ये है कि बेनिफिट कौन करेगा।
नवाज शरीफ की पार्टी करेगी या जरदारी साहब की पार्टी करेगी। और जहां तक इस वक्त नंबर गेम है उसमें नवाज शरीफ साहब की पार्टी जो है वो पंजाब में होने की वजह से उसे एक अदवी एडवांटेज हासिल है। जाहिर है कि पीपीपी जो है जहां नाराज है इमरान खान से, वहां ये भी नहीं चाहती कि इमरान खान को फारिग करके दोबारा नवाज शरीफ एंड कंपनी को इक़्तिदार मिल जाए। तो ये आपस की जो चपकलशें हैं वो इस किस्म की हैं कि एक मुश्तरका मकसद होने के बावजूद मुश्तरका स्ट्रेटजी शायद फौरी तौर पे तैयार ना हो। एक तरफ तो सर आसिफ अली जरदारी साहब ये कहते रहे कि अभी हम इस हुकूमत को टाइम देना चाहते हैं, नवाज शरीफ साहब की पार्टी के सीनियर रहनुमा ये कहते रहे कि टाइम देने की जरूरत क्या है, हमें पार्टी गिराने की हुकूमत जरूरत क्या है, ये अपने बोझ तले खुद गिर जाएगी। अब अगर कोशिशें स्टार्ट कर देते हैं और अगर बिल फर्ज महल कामयाब हो जाते हैं तो क्या इस तरह का कोई चांस है कि दोनों मिलकर हुकूमत बना सकें आगे? देखिए, अव्वल तो ये है कि फिलहाल ये दोनों मिलके एक मुश्तरका एजिटेशन नहीं चलाएंगे। जब पीएमएलएन ये कहती है कि हम नहीं गिराएंगे, ये खुद ही गिरेगी, तो इसका मतलब ये है कि उनकी फ्यूचर के बारे में रिजर्वेशंस हैं। इसी तरह पीपीपी वालों की अपनी रिजर्वेशंस मौजूद हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि फौरी तौर पर कोई नेशन वाइड एजिटेशन चल सकता है। अवामी सतह पर भी अभी वो माहौल नहीं है कि जो ये करप्शन का बैकड्रॉप है, इसकी बैकड्रॉप में ये दोनों पार्टियां कोई सस्टेन्ड मूवमेंट चला सके। हसन अस्करी साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की अगर बात की जाए और वो जो बात कर रहे हैं कि अपने बोझ से ये हुकूमत गिर जाएगी, और पहले जो बयानिया था नवाज शरीफ साहब का और मरियम नवाज का और कुछ दीगर क़यादत का, शहबाज शरीफ साहब एक डिफरेंट टाइप का बयानिया लेते थे, अब चुप है नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा भी चुप है, उस तरह की बातचीत नहीं होती है। आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल साहब ऑन द अदर साइड हमें वो अब बातें करते नजर आते हैं। अब मौलाना की मुलाकात हुई है, अगर इन दोनों रहनुमाओं में यानी आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ में मुलाकात होती है तो क्या कोई पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है कि नवाज शरीफ साहब दोबारा अपने पुराने बयानिए पर बातचीत करना शुरू कर देंगे? देखिए, असल में दोनों के चैलेंजेस मुख्तलिफ हैं। पीपीपी का चैलेंज ये है कि जब से अपने जो है जरदारी साहब और उनकी सिस्टर का नाम लिंक हुआ है वो जो है बैंक अकाउंट्स के सिलसिले में, उस वक्त से पीपल पार्टी बहुत नाराज और हमें नजर आती है और उसकी वजह से उनका बयानिया बहुत सख्त है। दूसरी तरफ जहां तक पीएमएलएन का ताल्लुक है, उसमें नवाज शरीफ साहब को एक कन्वर्सन तो हो चुकी है। अब वो जो उनको बेल पे हैं तो बुनियादी तौर पर वो ये नहीं चाहते कि उन पे ये चार्ज लगे कि बेल को वो सियासी मकसद के लिए मिसयूज कर रहे हैं। तो लिहाजा उनकी तवज्जो मेडिकल पे है और बयानबाजी ना उनकी बेटी कर रही है ना वो खुद कर रहे हैं, और ये रवैया उनका फिलहाल कायम रहेगा। अच्छा, ओवरऑल ये बात की जाती है कि दोनों पर चूंकि केसेस हैं, अब आसिफ अली जरदारी हैज कम अंडर द हीट, तो इस वजह से उन्होंने इस तरह की ये बयानिया अपनाया है। इससे पहले नवाज शरीफ साहब अपना चुके थे, उनको कुछ रिलीफ मिला तो अब वो चुप कर गए हैं, लेकिन करप्शन की वजह से ये दोनों इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन एक और अगर बात की जाए, महंगाई की अगर बात की जाए, तो ये एक ऐसा पॉइंट हो सकता है क्या कि जिस पर ये मोबिलाइज कर सकते हैं अपने इलेक्टोरेट को सड़कों पर निकलने के लिए, तहरीक चलाने के लिए? देखिए, थ्योरेटिकली तो ये पॉसिबल है, लेकिन महंगाई का भी ये है कि अभी इनको 2-3 महीने और चाहिए, बजट तक जो है वेट होगा। तो बजट की जब आता है आपका मई के एंड में या जून के शुरू में, उस वक्त क्या सूरत हाल बनती है। फिर यह है कि समर के शुरू में एक और मसला आपके सामने आ सकता है, वो बिजली की प्रॉब्लम्स का है। अगर बिजली की शॉर्टेज हो जाती है तो वो भी एक एडिशनल प्रेशर अवामी सतह पर है। उस लेवल पे, उस टाइम पे, यानी आप ये कह लीजिए जुलाई अगस्त के अंदर क्या सूरत हाल होगी इन बड़ी सियासी जमातों की, इस पे डिपेंड करेगा कि वो ये सिचुएशन जो खुद ब खुद इमर्ज कर रही है उनके हक में, उस पे क्या कैश कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक, और सवाल तो सीरियस ही है, लेकिन मैं आपसे ऑन अ लाइटर नोट पूछूंगा, इस सारे मामले के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब का क्या फायदा हो रहा है? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब तो प्रॉब्लम उनकी ये है कि पीपीपी की हैसियत सिंध में उनकी हुकूमत है, पीएमएलएन एक क्रेडिबल फोर्स है पंजाब के अंदर, लेकिन मौलाना साहब की हैसियत चूंकि बहुत ही कमजोर हो गई है सियासी तौर पर, लिहाजा उनका कोई स्टेक नहीं है किसी तरीके से भी मौजूदा निज़ाम में। तो लिहाजा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये निज़ाम कोलैप्स करता है, उनका नुकसान कोई नहीं है, जबकि पीपीपी का स्टेक है, सिंध उनके पास है, और पंजाब में पीएमएलएन का एक क्रेडिबल पोजीशन तो सियासी मौजूद है।
बिल्कुल। तो फिर मौलाना फजलुर रहमान की अल्टीमेटली अगर हम ये समझें कि ख्वाहिश हो सकती है कि किसी तरह से इस हुकूमत को गिराया जाए, अगली जो भी हुकूमत बनाई जाए री इलेक्शन कॉल कराए जाए ताकि उनका कुछ स्टेक बने, इससे कम पे तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर मौलाना साहब भी कहीं मानने को तैयार होंगे। बिल्कुल आपकी असेसमेंट सही है कि मौलाना साहब तो चाहते यही है ना कि किसी तरीके से ये निज़ाम कोलैप्स करे और उसके बाद कोई नया इलेक्शन हो और उस इलेक्शन में वो अपना वापसी जो है सियासी हैसियत से अपनी वापसी कर सके। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया हसन अस्करी रिजवी साहब हमारे साथ में अपने सियासी तज्ज़िये से हमें आगाह कर रहे थे। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं कि हुकूमत